जरा ये वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। इससे पहले कि मैं इस क्लिप और इसके बाद बहुत से और क्लिप्स हैं जिसमें मैं रिस्पॉन्स दूं, एक दो बातें हैं शुरू में वो बहुत कहनी ज़रूरी हैं। और वो ये है कि ध्रुव राठी साहब ने ये वीडियो बनाया और बहुत से लोगों ने उनको रिस्पॉन्स दिया, बट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग बहुत से रिस्पॉन्सेज पाकिस्तान से ऐसे भी हैं कि जिनकी समरी ये है कि ध्रुव, आपने हमारा दिल तोड़ दिया है। आप तो बड़े अच्छे लिबरल थे, आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, आपको क्या हो गया, हम तो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हो गए हैं। और आपने बड़ा यानी कि शिकवा शिकायत इस तरह की क्यों? इसलिए कि उन लोगों का दावा ये है कि वो अमन चाहते हैं। अमन मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरा वीडियो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे आपसे शिकवा है और शिकायत है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि आप मेच्योर इनफ टू नो कि जो अमन है ये मांगा नहीं जाता, ये कमाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान ने काउंटर ऑफेंसिव किया, जिस दिन किया उस दिन अमन हो गया, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो मेरा आपसे कोई शिकवा नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो और जहन के आदमी थे। मेरा आपसे ये तीसरा रिस्पॉन्स है आपकी वीडियो पे। जो पहली दो वीडियोस मैंने जो रिस्पॉन्स दिया है, आई हैव फाउंड यू टू बी एन एक्सट्रीमली शैलो पर्सन। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जो आप हवाले देते हैं वो गलत देते हैं। जिन किताबों से वो आप हवाले लेते हैं उन्हीं लाइंस के नीचे कुछ और लाइंस लिखी हुई होती हैं जो आपके बयान के खिलाफ होती हैं, बट यू डोंट केयर। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि आपके पास चूंकि टीम शायद बड़ी होगी तो आपका रिसर्चर वगैरह आपको दे देता है और आप एक न्यूज़ कास्टर की तरह पढ़ देते हैं। एंड बिकॉज यू हैव अ फेस वैल्यू देयर फॉर पीपल से, ए क्या बात है, राठी साहब ने ज़बरदस्त वीडियो बना दिया है। आई डोंट केयर बिकॉज आई एम गोइंग फुल बयान मरसूस ऑन यू। जहां तक इस क्लिप का ताल्लुक है जिसमें आपने ये तासुर दिया कि पाकिस्तान ने राब्ता किया भारत से और कहा कि अब हम सुलह कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो सुलह हो गई और एक सीज फायर हो गया। पहले मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि पाकिस्तान ने भारत से रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप सुलह कर लें। इसको एक्चुअली इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट किया जा चुका है। आपकी अपनी मिलिट्री भी मान चुकी है और पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी एक्नॉलेज किया है। 13 मई 2025 को CNN ने रिपोर्ट किया कि इंडियाज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस गाय said India approached Islamabad on Wednesday following its initial strikes to communicate our compulsion to strike at the heart of terror। जो उनकी तरफ से उनका ख्याल था कि जो हार्ट ऑफ टेरर है, जिस दिन उन्होंने अटैक किया उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान से राब्ता किया और बेसिकली वो सीज फायर मांग रहे थे। वहीं पे साथ लिखा हुआ है कि इंडिया मेड अ रिक्वेस्ट व्हिच वाज नॉट स्पेसिफाइड दैट वाज ब्रुस्कली टर्न्ड डाउन विद एन इंटिमेशन दैट ए सिवियर रिस्पांस वाज इनएविटेबल एंड इन द ऑफिंग। ये बात भी जो उनके गाय साहब हैं, इंडियन मिलिट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मीडिया को बताई। रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आमतौर पे ऐसी रिक्वेस्ट आप खुद अंदाजा करें कि वो क्या हो सकती है। और फिर इसको कंफर्म किया है पाकिस्तानी मिलिट्री ने, जैसा कि उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने इस चीज को कहा कि इंडियन मिलिट्री ने अर्लियर द वीक उनसे राब्ता किया था। द इंडियंस रिक्वेस्टेड अ सीज फायर आफ्टर 8th and 9th of May। After they started their operation, we told them that we will communicate back after our retribution, Pakistan's Lieutenant General Amir Sharif Chaudhry said during the news conference on Sunday। यानी ये वो बात है कि जो आपकी मिलिट्री भी कंफर्म करती है, हमारी भी करती है, कि इंडिया ने शुरू से ही सीज फायर रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जब तक रेट्रीब्यूशन नहीं होती तब तक हम आपको जवाब नहीं देंगे। और फिर जिस दिन रेट्रीब्यूशन हुई, ये बात जो मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन की सुबह को हुई उस दिन से पहले पहले, यानी कि उस दिन की शाम से पहले पहले सीज फायर हो गया। तो जो पहली गलतफहमी आपने डालने की कोशिश की है लोगों के दिलों में कि शायद पाकिस्तान ने कहा था, नो, पाकिस्तान ने कहा था। ये आपका झूठ नंबर 1 जो कि एक्सपोज हुआ। अब चलते हैं आपकी अगली गलत बयानी की तरफ। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ये कॉमन सेंस है कि पता तो नहीं क्या हुआ, लेकिन इस लाइल्मी की, इस लैक ऑफ नॉलेज की बेस पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन की। और मेरा सोर्स क्या है? सोशल मीडिया पे किसी एक आदमी का कमेंट। दैट्स इट। दिस इज द बेस्ट दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ऑन सोशल मीडिया अपेरेंटली। कि जिस आदमी को यह भी नहीं पता कि हुआ क्या है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी। सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो और ट्रस्ट द गाय आई एम शेयरिंग द कमेंट ऑफ। दैट्स इट। और उसके अलावा कुछ नहीं।
साथ ही साफ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की हुकूमत पे अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आई हैव नो आइडिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, बट आई एम वेरी श्योर इट्स समथिंग फेक। इसलिए कि आप कभी पाकिस्तानियों से पूछें कि पाकिस्तानी आपके बारे में क्या सोचते हैं। यू नो, वी टेक यू एज आवर मैसिव एंटरटेनमेंट। लोग आपकी फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, एंड दैट्स इट। हम आपको सीरियस नहीं लेते हैं। हम आपको सीरियस इसलिए नहीं लेते हैं कि आप जब भी पाकिस्तान के बारे में झूठ बोलते हैं या पाकिस्तान से किसी इंटरेक्शन के बारे में झूठ बोलते हैं, हम आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज करके रख देते हैं। पाकिस्तान आपके साथ ये करता है। मिसाल के तौर पे जब आपने ये कहा कि पाकिस्तान में 2019 में 300-350 दहशतगर्द थे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और वो मार दिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को लेके गया और बताया कि एक कौवा मरा है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपने कहा कि आपने पाकिस्तान के F-16 गिरा दिए हैं, पाकिस्तान ने अपना फ्लीट दुनिया को दिखा दिया कि इट्स ऑल इंटैक्ट। फिर आपका झूठ सामने बार बार। यानी हम आपको सीरियस इसलिए नहीं लेते कि हमें पता है कि आपकी सारी की सारी पॉलिसी झूठ पे खड़ी हुई है और झूठ को डिबंक करना बहुत ही आसान काम है। इट इजंट डिफिकल्ट एट ऑल। तो आपको कहना कि आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ओ भाई हमसे तो पूछ लो ना कि हम आपको सीरियस भी लेते हैं या नहीं। ट्रस्ट मी, वी डोंट। आप एंटरटेनमेंट हैं, मनोरंजन है हमारा। लोग फिल्में देखते हैं, आपके गाने शाने सुनते हैं, एंड दिस इज वेयर इट फिनिशेस। वी डोंट थिंक एनीथिंग एल्स ऑफ यू बियॉन्ड दिस पॉइंट। लेट्स मूव ऑन। इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। सबसे पहले कि ये जिस ग्रुप का नाम लिया है, कोई एविडेंस नहीं है कि ये ग्रुप पाकिस्तान में बेस्ड है और या ये कि इसका कोई ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि लश्कर तैयबा वो तो एक प्रोस्क्राइब्ड जमात है, लेकिन ये जिस ग्रुप का नाम ले रहे हैं ये तो प्रोस्क्राइब्ड है ही नहीं। अभी इंडिया कोशिश कर रहा है इसका ताल्लुक जोड़ने से किसी न किसी हवाले से, लेकिन ये कोई फ्रिंज ग्रुप हमेशा से बताया जाता है और इसने जिम्मेदारी कबूल की। ये भी हमें इंडियन मीडिया के जरिए पता चला है। दैट्स इट। इसके अलावा ये ग्रुप क्या है, सुना है छोटे छोटे पिस्तौलों से ये अटैक करता है ना, दहशतगर्दी है, उसको हम कंडेम करते हैं, ऑफ दैट देयर इज नो डाउट। लेकिन आपस में ही कलाबे मिला देने और उसका हवाला क्या दिया, इंडियन मीडिया। ध्रुव राठी साहब, आपने अपना कैरियर बिल्ड किया है उस मीडिया के खिलाफ जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं। उसी मीडिया को आप आज रेफरेंस बना रहे हैं, हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने ये कहा। पर देयर इज अ डीपर प्रॉब्लम। वो डीपर प्रॉब्लम ये है कि अभी तो आपकी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई है। तो जो आप कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ने ये पता करा लिया और वो कर लिया, ओ भाई 7 तारीख तक भी आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी, अभी भी पूरी नहीं हुई है। वो अभी भी कश्मीर में लगा रहे हैं पोस्टर्स के, किसी को कोई फोटो पता है, किसी हाथ में कोई वीडियो है, हमें बताओ। जब आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो वो कौन सा इंटेलिजेंस के पास अचानक ही कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन आ गई थी, रात को वो सोए हुए थे और पता नहीं कैसे उनके ख्वाब में किसी ने डाउनलोड कर दी कि ओ पाकिस्तान था लश्कर तैयबा का ही साथ ग्रुप है। रेडी, ये था आपका झूठ नंबर 3। वी आर ऑन द रोल, लेट्स मूव ऑन। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। जब इंसान से कॉमन सेंस नाराज हो जाता है तो फिर इंसान ऐसी ही बातें करता है। ये जरा जुमला गौर से सुनिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिया। अभी कौन मैड? तो तुम खुद कह रहे हो कि पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक किया, तो पाकिस्तान का जो अटैक है वो अनप्रोवोक्ड नहीं होगा। आपने प्रोवोकेशन कर दी है। वो अटैक जिसके बाद आप सीज फायर मांग रहे थे, उसी के जवाब में पाकिस्तान ने कहा था सब्र करो, रुको जरा। सॉरी, मैं उस तरह से मिमिक नहीं कर सकता, बट यू गेट द आइडिया, राइट? और उसके बाद फिर प्रोवोकेशन जब हुई तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब रही बात जो सिविलियंस की है, तो ये है आपकी अपनी इंडियन मिलिट्री का कहना। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी, उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। ये आपकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थी जो कह रही थी कि पाकिस्तान ने जो अटैक किए हैं वो आपका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उस पर अटैक किया है। ना ये बहुत मुमकिन है कि क्रॉस फायर में कुछ सिविलियंस की डेथ हो गई हो। श्योर, हमेशा अफसोसनाक बात है,
लेकिन अगर सिविलियंस पे अटैक करना बुजदिली है, जिसे आप कह रहे हैं कायराना हमला कर दिया, बुजदिलाना हमला कर दिया, तो ये बुजदिली तो भारत ने दिखाई थी, इसलिए कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग मिलिट्री थी, वो मिलिट्री से लड़ लेते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अटैक्स किए पाकिस्तान की मस्जिदों पे, उन्होंने अटैक किए पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों पर। 31 वहां पे हमारी पाकिस्तान में शहादतें हुई हैं, जिसमें छोटे बच्चे, चिल्ड्रन एज यंग एज 7 years old। ये और आपका जो IAF का वो आदमी जो एक टेररिस्ट की लैंग्वेज बोल रहा था, जब उससे कैजुअलिटीज के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हमारा काम टारगेट्स को हिट करना है, बॉडी बैग्स को गिनना नहीं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। Our job is to hit the target, not to count the body bag. और वो दहशतगर्द आदमी है जो दहशतगर्दों की जुबान बोल रहा है, और वो कह रहा है कि हम बच्चे मारे, औरतें मारे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने टारगेट्स को हिट किया है, वो सारे सिविलियंस। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं यहाँ पे, लेट्स हेयर दिस पार्ट आउट। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर शाहजेब सईद ने विजिटिंग जर्नलिस्ट को कहा कि ये सिर्फ एक रूटीन मदरसा है जिसका जैश ए मोहम्मद से कोई लिंक नहीं। ना अगरचे ये 2022 की खबर है, लेकिन ये इसलिए रेलेवेंट है, और ये मैंने इसलिए क्लिप इसमें शामिल किया है ताकि ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए कि इस दफा क्या हो रहा था। इस दफा भी पाकिस्तान को इंडिया उसने था कि हम फलां जगह पे अटैक करेंगे, कभी बहावलपुर की तरफ उनका इशारा, कभी इस तरफ। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को लेकर ये सारी जगह दिखा रहा था कि आप खुद आके देख लें कि ये हमारी गाय बहन से बनी हुई है, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे लड़के पढ़ते हैं, यहाँ पे कुरान सीखते हैं, ये बच्चियों का सेंटर है, कि आप खुद आके देख लें कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही है या नहीं। क्यों पाकिस्तान ऐसा कर रहा था? इसलिए कि पाकिस्तान हैज नथिंग टू हाइड। लेकिन अगर इंडिया के पास भी कुछ छुपाने को नहीं था, तो पहली बात तो यह है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, और अगर इन्वेस्टिगेशन उसने खुद नहीं की, वही 2019 वाली हरकत की, बच्चों वाली, कि बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, तो फिर उसको कम से कम सब्र करना चाहिए था कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके दुनिया को दिखा सके कि क्या ये वाकई टेरर कैंप्स थे, या ये जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, मुसलमानों की मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, ये वो हैं। आपका ये कह देना कि सिविलियंस पे अटैक कर दिया, ये ओ भाई, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर आप व्हाट यू डू इज यू सिंपली से कि ठीक है भाई, हम क्यों किसी चीज को छुपाएं, वी हैव नथिंग टू हाइड, इन्वेस्टिगेशन करो। आप साथ कह देते कि आप इंडिया के भी आप जर्नलिस्ट को भेजें, हम उनको वेलकम कहते पाकिस्तानी लोग, क्या ये जनाब आप भी लेके आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले पहले आपने अटैक किए, आपने मस्जिदें शहीद की, आपने जो कुरान है उसको डेसिक्रेट किया। वाई? इसलिए कि आप बहुत बड़े झूठे हैं, और आपका एक और झूठ अभी एक्सपोज हुआ है। लेकिन लिस्ट लंबी है, चलते हैं अगले की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जिन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया, उनमें से जरा कुछ को गौर से देखिए। मुरी दके में मरकज तायबा जगह टेरर ग्रुप लश्कर ए तायबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया, मरकज सुभान अल्लाह। तीसरी साइट मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहां ट्रेनिंग दी जाती है। चौथी साइट मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहां पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट्स भी ऐसे ही हैं, कोई आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप है। सोर्स इंडिया एक्सप्रेस, गोदी मीडिया। यानी लिटरली कोई इंसान के अंदर बेसिक डिसेंसी होती है कि मुझे इतने मिलियन के हिसाब से लोग सुनते हैं, आई हैव टू लुक फॉर माई क्रेडिबिलिटी, आई हैव टू लुक फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट। कि जिस मीडिया को सारी जिंदगी गाली दे के आपने अपना कैरियर बनाया है, आज वही आपका एक भी आपने कोई ऑब्जेक्टिव रेफरेंस नहीं दिया। ये सारे के सारे वो इंडियन मीडिया, उसके आप रेफरेंस दे रहे हैं, वो इंडियन मीडिया जिसने पाकिस्तान के 25 शहर तबाह कर दिए थे, जिसने लाहौर का सी पोर्ट जो है ही नहीं उस पर भी कब्जा कर लिया था, जो मुल्तान के पानियों तक आ गया था, जो लैंड डेडलॉक में है, जिसने कराची का सी पोर्ट तबाह कर दिया था। एक ही रात में जिस मीडिया ने पाकिस्तान के 25 शहरों को, बल्कि वो कह रहे थे कि शायद ही कोई बड़ा मेजर शहर बचा हो, सारे के सारे हमने तबाह कर दिए हैं, इंडियन आर्मी टैंकों समेत पाकिस्तान के अंदर घुस आई है। देयर हैज टू बी अ बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ डिसेंसी। क्या किसी इंटरनेशनल इदारे को कोट करते हुए आपको शर्म आती थी? नहीं, शर्म नहीं आती थी, उसका एविडेंस नहीं है। सो ऑल यू हैव टू रिजोर्ट टू योरसेल्फ के वो लोग जिनको गोदी मीडिया और इस तरह के टाइटल आप सारी जिंदगी देते रहे हैं, आज उन्हीं पे रिलाई कर रहे हैं, और ये सारे का सारा झूठ है, इसका कोई इंटरनेशनली किसी जगह पे भी कोई एविडेंस नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अलबत्ता पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को जगह जगह लेके जा रहा था कि आप अपनी आंखों से देख लें, क्योंकि पता है कि भारत एक बिल्कुल जैसे एक पेचुलेंट चाइल्ड होता है, उसका वो बिहेवियर है, इट जस्ट जंप्स द गन एंड देन इट लिव्स टू रिग्रेट। Same thing in 2019, same thing in 2025.
लेट्स मूव ऑन। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। नाउ आई एम ग्लैड कि आपने टीटीपी का जिक्र किया। लेट मी शो यू कि असल में टीटीपी और भारत का आपस में क्या लिंक है। अपनी स्क्रीन पे आप मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक आर्टिकल देख सकते हैं, उनकी रिसर्च देख सकते हैं। मैं किसी पाकिस्तानी आउटलेट का सहारा नहीं ले रहा, बल्कि यूरोपियन यूनियन में मौजूद एक प्लेटफॉर्म है, उसका आर्टिकल मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस और इन चीज़ों को वो कवर करते हैं। इसमें इंडियाज मोटिव्स बिहाइंड सपोर्टिंग टीटीपी, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियाज एक्शन, इस तरह के बहुत से सेक्शंस आपको मिलेंगे और बहुत से उसके अंदर एविडेंस भी है कि इंडिया किस तरह से टीटीपी को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे वो लिखते हैं कि टीटीपी commanders obtaining safe shelters in India is another piece of evidence pointing to India's connection with TTP. TTP commanders have been said to have crossed the border into India for medical treatment and then stayed for lengthy periods of time. और further down लिखते हैं कि India is contributing to Pakistan's instability by supplying TTP with money, safety and legitimacy it requires to carry out its assaults. ऐसे ही अप्रैल 2017 में रॉयटर्स ने एक न्यूज़ कवर की जिसमें एक एक्स स्पोक्स पर्सन टीटीपी का वो कन्फेस कर रहा है कि उन्हें अफगानिस्तान और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो उनकी मदद करती हैं। ना ऑफ कोर्स इसको डिनाई किया उस वक्त अफगानिस्तान ने और इंडिया ने कमेंट नहीं किया, बट कोई डिनाई करे या ना करे, जो आदमी खुद कन्वेंस कर रहा है कि हमें उनसे मदद मिलती है, एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस जो पाकिस्तान ने उसके बाद भी दिया है, ये सारी चीज़ें कंफर्म करती हैं कि अगर पाकिस्तान में टीटीपी को दहशतगर्दी करती है तो इंडिया बराह रास्त उसमें मुलव्वस है। ये पाकिस्तान की कोई अपनी तंजीमें नहीं है, इनकी बैनुल अक़वामी फंडिंग होती है, वो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं, इंडिया बीइंग राइट एट द टॉप। और सिर्फ ये टीटीपी ही नहीं है बल्कि बीएलए भी है। वो बीएलए जिसको इंडियन टीवी चैनल्स में सेलिब्रेट किया जाता है, वो बीएलए जो कि बैनुल अक़वामी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द तंजीम उसको करार दिया गया है, लेकिन ध्रुव राठी साहब ने इज्तलाब किया, उन्होंने उसको टेररिस्ट नहीं कहा। वाई? वेल प्रोबेबली इसलिए कि वो जो इंडियन फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो बीएलए है उसको बहुत ज़्यादा ऑनर किया जाता है, रिगार्ड किया जाता है, तो ये दहशतगर्दों को भी कबूल करने के लिए तैयार हैं एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? India is a status quo power. It wants nothing that Pakistan has. It is focused on growing its economy, improving its high technology, providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by Pakistan, and it will leave Pakistan alone. अगेन मैं कहूँगा कि जब कॉमन सेंस इंसान से नाराज़ हो जाए तो फिर इंसान ऐसी बातें किया करता है। साहब फरमाते हैं कि बहुत सा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। थोड़ा सा अगर आप अकल को ज़हमत दे दें तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस पे किसी मुल्क पे अटैक नहीं किया जाता, बल्कि आपके पास क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए जो आप दुनिया को शो कर सके। लेकिन वो इंडिया के पास कैसे आए? उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है। लेकिन जिस मुल्क की जहनी हालत ये हो कि जब पहलगाम अटैक हो रहा है उसके 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा हो और इंसिडेंट की कंक्लूजन के 10 मिनट के बाद जो एफआईआर रजिस्टर की जा रही है उसमें पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए, तो उसको क्या पड़ी है कि दुनिया में जो रिस्पॉन्सिबल महज़ब सिविलाइज्ड कंट्रीज होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? उनको क्या लगे इस चीज़ से कि हम अलेज कर रहे हैं तो हम सबूत भी दे दें, हम इन्वेस्टिगेट करें? नहीं जनाब, हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। कहाँ से आया था? अर्नब गोस्वामी से, इंडिया टुडे से, इंडिया एक्सप्रेस। इनके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था जिन्होंने पाकिस्तान भर के सारे शहर उड़ा दिए थे। ये है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जहां तक बाकी इन्वेस्टिगेशन के ताल्लुक है मैं आपको दिखा चुका हूं, तो अभी भी चल रही है। अभी भी इंडिया के पास सबूत नहीं है, अभी भी कोई वो भी फिल्में कह रहे किसी के पास वीडियो है, किसी के पास कोई पिक्चर है तो आप हमें दिखा दें। ये हालत है। दूसरी बात जो आपने कही कि आखिरकार इंडिया को पाकिस्तान से क्या चाहिए, और वो आपके जो आए हुए थे थरूर साहब वो भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया को चाहिए। ज़रा रियलिस्टिक ज़िंदगी गुजारें। आप हमारे सर पे सवार नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आपके सर पे सवार है।
मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में लोग इंडिया को एक एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के तौर पे ट्रीट करते हैं, नथिंग मोर देन दैट। आपका मीडिया पाकिस्तान के अराउंड रिवॉल्व है, आपकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अराउंड रिवॉल्व करती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के अराउंड रिवॉल्व करती है, आपका बॉलीवुड प्राइम प्रोडक्ट जो है इंडिया का वो पाकिस्तान के अराउंड रिवॉल्व करता है। आप लोगों की सांसें उखड़ी होती हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। सर्वेज ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा बात करता है उसको ज्यादा बेहतर लीडर समझा जाता है। ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, बहुत से लोगों की बात है जो कन्फर्म करते हैं। सर्वेज हैं, प्यू सर्वे बता रहा है कि लगभग पता नहीं कुछ 70% के लगभग शायद लोग इतने हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक राय रखते हैं। तो किसने आपसे कहा है कि आप पाकिस्तान की परवाह नहीं करते? आपका मरना जीना उठना बैठना, आप शायद, सॉरी टू पुट इट दिस वे, शायद आप अपने भगवान का इतना जिक्र ना करते हो जितना पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। आप लोगों की यहां तक खबरें आती हैं कि आप दूध के नजराने चढ़ा रहे होते हैं कि पाकिस्तान को कुछ हो जाए, पाकिस्तान से गुब्बारा आ जाए, आप लोगों की नींद हराम हो जाती है, पाकिस्तान से कबूतर चला जाए, आप लोगों की नींद हराम हो जाती है। ये सारी डॉक्यूमेंटेड खबरें हैं, मैं कोई मुहावरे के तौर पे नहीं कह रहा। बट यू आई एग्री दैट इंडिया शुड मूव ऑन एंड पाकिस्तान शुड ऑल्सो मूव ऑन। लेकिन मसला यह है कि हम हमेशा पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्स में होते हैं। हम क्या करें, हमें तो रिस्पॉन्स देना ही है। आप हमारे शहरियों पे अटैक करेंगे तो पाकिस्तान के आगे आपको क्या बिस्मिल्लाह कहेगा? पाकिस्तान ने मारना है आगे से, दिस इज हाउ सिंपल इट गोस। ये भी आपका ही झूठ था, आगे भी है। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सिमोन ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, उसी समय पर यहां कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ गई थी। डेमियन साइमन इंडिया का वो प्रोपेगेंडिस्ट जो आजकल इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि देखो पाकिस्तान ने कोई बेस पर डैमेज नहीं की। और ये वो बेवकूफ़ इंसान है फ्रैंकली कि जिसने उधमपुर की जो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं उसमें इंडिया के सारे बयानिए का बेड़ा गर्क ही कर दिया है। यानी एक तरफ उसने जो सरफेस दिखाई है वो ग्रे कलर की है, दूसरी तरफ जो दिखाई है कि देखो, वो जो पहली वाली है जो उसका मैंने ग्रे का जिक्र किया है वो कह रही है प्री स्ट्राइक है। जो पोस्ट स्ट्राइक है जो उसने दिखाई है वो काले रंग की सरफेस है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी भी बनी हुई है। जो प्री स्ट्राइक है उसके अंदर डबल मार्किंग्स हैं, जो पोस्ट स्ट्राइक है उसके अंदर सिंगल मार्किंग्स हैं। तो और जो प्री स्ट्राइक वाली है उसके साथ साथ एक पूरी लाइन है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, आपको मेरे एक्स अकाउंट पे मिल जाएगा। जो प्री स्ट्राइक वाली है उसके अंदर रनवे के दोनों तरफ लाइनें हैं, जो पोस्ट स्ट्राइक वाली है उसमें लाइनें नहीं है। साफ साफ नजर आ रहा है कि ये अभी अभी इस पे मुरम्मत का काम हुआ है और किसी ने बड़ी जल्दी में किया है काम, बहुत जल्दी में किया है। ये वो बेवकूफ़ आदमी है जिसका ये एविडेंस लेके आ रहा है। और एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि वो जो कंपाउंड है वो बड़ा हो रहा है, देयरफॉर नतीजा वहां पे टेररिज्म हो रहा है। तो कल मोदी जी अपने घर की दीवार थोड़ी सी बाहर कर दे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? दिस इज द फाइनेस्ट दैट इंडिया हैड टू प्रोड्यूस। ये साइमन का जिक्र करते हुए एविडेंस ये साफ दे रहे हैं कि वो कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा हो गया। दैट्स इट। ब्रावो भाई ब्रावो, ये भी हो गया। चलते हैं आगे। 5 महीने पहले की ये रिपोर्ट देखिए, यानी दिसंबर 2024 की। स्पेक्टिकल डू मोंड नाम की एक फ्रेंच मैगजीन है जिसमें एडिटर इन चीफ एंटोनी कोलोना ने एक आर्टिकल लिखा, जैश ए मोहम्मद ट्रबल्ड गेम्स इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लैनेट लैब्स वेबसाइट पर सैटेलाइट फोटोज मौजूद हैं जिनमें दिखता है कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं, मरकज सुभान अल्लाह और उस्मान ओ अली मस्जिद। ये आतंकियों की इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग के अड्डे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के अलावा आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि ये खुले तौर पर चल रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स तो पाकिस्तान मिलिट्री बेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का एक रिसर्जेंस हो रहा है। लाहौर में कहते हैं अड़ांगबाजी ते वेखो, अड़ांगबाजी ते वेखो के हवाला दिया है जो स्पेक्टिकल डू मोंड, जो फ्रेंच आर्टिकल है, लेकिन उसकी जितनी तशरीह है या इंटरप्रिटेशन है वो सारी इंडियन मीडिया की दे दी, प्रिंट वगैरह की। आर्टिकल दिखाएं जनाब, पता चले। आर्टिकल आप नहीं दिखाएंगे इसलिए वो महंगा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है उस पर, इट एक्चुअली कॉस्ट्स मनी। आपके पास तो इतना पैसा होगा, आप तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि फ्रेंच नहीं बोलता इसलिए मैंने उस आर्टिकल की AI से सारी एनालिसिस कराई, उसकी ट्रांसलेशन वगैरह कराई, सारा देखा कि उसमें लिखा क्या है। उसमें ये बिल्डिंग्स के हवाले से तो बात लिखी है, और बिल्डिंग्स के हवाले से उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, उसके अंदर लाइव स्टॉक गाय भैंसे बांधने की जगह भी है और इस तरह की हैं, लेकिन उसके अंदर कोई वाज़ेह सबूत नहीं दिए गए कि यहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट
एक्टिविटी भी हो रही है। रंगबाजी का भी कोई सीमा होती है। टू क्वोट हिम, यानी कि फ्रेंच आर्टिकल, हवाला उसका, लेकिन फ्रेंच आर्टिकल को गोल करके उसकी जो इंटरप्रिटेशन दी है कि इंडिया में कौन सा आदमी फ्रेंच बोलता है, किसने जाके अपने पैसे से कई यूरोज में जाके वो मैगजीन खरीदना है, उसको जाके पढ़ना है, हम जो मर्जी उस पर लिख दें। और आगे जनाब ये साहब मौजूद हैं, इनकी ऑडियंस कौन है? आमतौर पर वही गोदी मीडिया वाली होती है। इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है तो गोदी मीडिया वाली वो भी रिसर्च नहीं करेंगे। ही नोज दैट, आई मीन ही इज इग्नोरेंट इनफ, बट हिज chief reliance is upon the people who are even more ignorant, and that's the problem. आप वो आर्टिकल दिखाएं, उसमें क्या लिखा हुआ है, उस पर बात करते हैं। है भी खुल गया। आगे चलते हैं अगली रंगबाजी की तरफ। लेकिन अक्टूबर 2022 की द प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए। दो सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि जैश ए मोहम्मद ने करीबन 4 एकड़ नई जमीन खरीदी है और ये अपने बहावलपुर कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। उस गांव के लोकल नंबरदार जाहिद चन्नार ने ये जमीन बेची थी अब्दुल रौफ को। ये अब्दुल रौफ मसूद अजहर का भाई है। राइट, सो लेट अस गेट दिस वन राइट। प्रिंट, जो कि एक इंडियन प्रोपेगेंडा आउटलेट है, उसने दो सूत्रों के अनुसार यानी कि दो लोग हैं, कोई दो सोर्सेज हैं जिनके जरिए उन तक ये खबर पहुंची। वो कौन है? कोई पता नहीं। वो शायद प्रिंट वाले खुद ही चाहे पे एक दूसरे पे कह रहे हो गया मैं तुम्हारा सोर्स हूं, तुम मेरा सोर्स है। हाँ, बात खत्म हो गई। और क्या उन्होंने सबूत दिया कि कुछ जमीन है जो खरीदी और ये हमारा एविडेंस है कि वहां पे अब एक्सट्रीमिज्म हो रहा है। और इवन ये जो दो सूत्र थे इनके, पता नहीं वो भी किस चीज के नशे में थे, या प्रिंट वाले जब एक दूसरे के सूत्र बने हुए थे वो नशे में थे कि अपनी खबर को ही अच्छी तरह से वो नहीं लिख सके या वेरीफाई कर सके। और उसके बाद राठी साहब, आई हैव नो आइडिया कि ये किस जैनी कैफियत में थे कि इनसे वो नाम भी मैच नहीं हो सका। जी, वो नाम भी जरा दोबारा से देखिएगा क्लियरली। यहां पे जिस आदमी को जमीन बेची गई है उसका नाम है अब्दुल रऊफ असगर, लेकिन अगली ही स्लाइड में वो हो जाता है अब्दुल रऊफ अजहर। गोदी मीडिया दो सूत्रों के अनुसार नाम भी गलत, और इंडिया का फाइनेस्ट यूट्यूबर इसको एक सच के तौर पे बता रहा है। लेकिन थोड़े तो बेड़ी गरक कोई नहीं। आई मीन यू कांट इवन से कि यार ये कौन सा कोई नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया हो या ये यूट्यूबर हो, सारे के सारे एक ही लड़ी में परोए हुए हैं। ना फैक्ट ना वेरिफिकेशन, गले फाड़ के ये साहब गले नहीं फाड़ते हैं तो ये कंपनसेशन कर देते हैं उसको, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक और फ्लैशी किस्म की एडिटिंग, दिस एंड द अदर, और ना ही पढ़ लेना सी। Let's move on. अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। तालियां होनी चाहिए इस चीज पे। FATF जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल इदारा है, यानी कि जो भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक दूसरे को वेरीफाई करती हैं। उसमें बहुत ही हाई लेवल कंट्रीज भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस भी है। FATF खुद बहुत वेल रिसोर्स इदारा है। इनमें से किसी को नहीं पता चला कि पाकिस्तान उनसे फ्रॉड कर रहा है, लेकिन जो इंडियाज़ फाइनेस्ट है उसको पता चल गया है। लेकिन जो इंडियाज़ फाइनेस्ट को नहीं पता चला, मैं वो कुछ बताना चाहता हूँ कुछ और हवालों से कि अगर वाकई आपने मुल्कों को रिपोर्ट करना है तो एक मुल्क आपको मैं भी बता देता हूं जिसको आप जरूर जाके रिपोर्ट करें, और बेशक जो इंडियाज फाइनेस्ट हैं ध्रुव राठी साहब, इनके हवाले से ही कर दीजिए। ग्लोबल NPO कोलिशन ऑन FTF एक कोलिशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। FATF के हवाले से वो रिपोर्ट्स बनाते हैं कि किस तरह से FATF के जो मेजर्स हैं वो किस तरह से कंट्रीज को हर्ट कर देते हैं, एट टाइम्स किस तरह से वो मार्जिनलाइज करते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की है जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट शील्ड्स हिंदुत्व टेरर ग्रुप्स इन ब्रीच ऑफ FATF स्टैंडर्ड्स। यानी कि वो प्लीड कर रहे हैं FATF को कि आप इंडिया की थोड़ी सी खबर लें, इसलिए कि वहाँ पे जो हिंदुत्व टेरर ग्रुप्स हैं, और वो कोई एक दो नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया उनको शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये तो FATF के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है ना। अगर आप वाकई ही इंसानियत के बारे में सोचना चाहते हैं, वाकई ही इंसान दोस्त हैं, तो आप इनको सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि इंडिया किस तरह से टेरर फंडिंग कर रहा है, किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है उन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जिससे ना सिर्फ इंडिया के अंदर के लोग तंग हैं
बल्कि अब दुनिया भी तंग आना शुरू हो गई है। आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ मिनट। इस रिपोर्ट के सेक्शन 3.2 में वो रिमाइंड कराते हैं कि FATF की तरफ से ये एक हिदायत है, उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि मुल्क स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस जो FATF ने दी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट करे, और इंडिया चूंकि FATF का मेंबर है इसलिए लेटर और स्पिरिट के साथ इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे जाके वो लिखते हैं कि रिकमेंडेशन 5 और 6 रिक्वायर करती है कि मुल्क जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको क्रिमिनलाइज करे। एंड रिकमेंडेशन 8 स्पेसिफिकली डील्स विद द थ्रेट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग थ्रू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बातें कंफर्म करने के बाद फिर वो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देते हैं। मिसाल के तौर पे VHP के बारे में लिखते हैं कि उसके 29 कंट्रीज में विंग्स हैं और ग्लोबली बहुत ज्यादा पैसा वो वापस इंडिया में भेजते हैं VHP को, largely through tax exempt channels. The regulatory filings by VHP in America, which is VHP-A, show that it has transferred over $7 million to VHP India and its subsidiaries between 2001 and 2020, and VHP-A has close ties with extremist groups and leaders like Swami Yati Nargasan Anand, who have openly given genocide threats to Muslims in India. और ये वही आदमी है बाय द वे कि जो मक्का पे भी कब्जा करना चाहता है, ओपनली ये बातें कह चुका है, but it doesn't stop here. Similarly, the case of Swami Asimanand in India, who have been accused of carrying out multiple terror attacks in India, is another example of how Hindutva leaders are raising funds for carrying out terror acts. ये वही आदमी है जिसने कन्फेस किया था कि समझौता एक्सप्रेस को इसने ब्लो अप करवाया है। ये और बात है इंडिया में कि इसकी कन्फेशन के बावजूद भी इसको रिहा कर दिया गया। उसके पीछे फाइनेंसेस कितने आए, कितने पैसे लगे, क्या अदालतें खरीदी गई, क्या पुलिस खरीदी गई, वो लंबी कहानियां हो सकती हैं। तो ध्रुव राठी साहब, अगर आप वाकई ही ऑनेस्ट हैं, FATF को आप बताना चाहते हैं उन मुल्कों के बारे में कि जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर हियर इट इज, ये आपके लिए मौका है। एक एविडेंस मैं आपको और भी दे देता हूं। ये हवाला है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, जिन्होंने सितंबर 2023 में लिखा, इंडिया गवर्नमेंट वेपनाइजिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग रिकमेंडेशंस अगेंस्ट सिविल सोसाइटी। यानी बुनियादी तौर पे वो ये कर रहे हैं कि जो रिकमेंडेशंस उनको FATF ने दी है कि आप जो सिविल सोसाइटी है उसमें जो तंजीमें काम कर रही हैं उसमें भी देखें कि कोई पैसा गलत तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये किया कि वो प्राइवेट तंजीमें जो कि अच्छा काम कर रही थी उनकी चोकिंग कर दी। यानी कि एक तरफ जो हिंदुत्वा के जो ग्रुप्स हैं उनको खुला छोड़ दिया, जो मर्जी करें, और दूसरे जो अच्छा काम कर रहे थे उनको उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। एज it says, Indian authorities are exploiting the recommendations of a global terrorism financing and money laundering watchdog to target civil society groups and activities and deliberately hinder their work, said Amnesty International in a new briefing released today. So again, ध्रुव राठी साहब, आपके पास दो एविडेंसेस आ गए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से एक जो कानून है, FATF की जो रिकमेंडेशंस है उसको यूज करते हुए किस तरह से हिंदुत्वा को और उसकी जो यानी कि जो उसकी तंजीमें हैं उनको किस तरह से वो उसने आज़ादी दे रखी है, और दूसरी तरफ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं लॉज को, उन्हीं रिकमेंडेशंस को, लॉज को नहीं, रिकमेंडेशंस को यूज करते हुए बाकियों का उन्होंने गला दबा के रख दिया है। सो बाय ऑल मींस FATF में आप जाके रिकमेंडेशंस अपनी दें, अपनी कंपेन्स करें और उन्हें बताएं कि मैं तो इंसानियत दोस्त आदमी हूँ, लिबरल आदमी हूँ, मेरा क्या ताल्लुक इस चीज़ से कि पाकिस्तान क्या करता है, इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान के बारे में तो मैं शिकायत लेके आया हूँ, पर हियर इज इंडिया, इसके भी कान खींचे। मूव ऑन शैल वी। इन्हीं सब चीजों की वजह से पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। 2024 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट देखो, इस लिस्ट में 163 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की रैंक 140 पर आती है और इंडिया की 116 पर आती है। ना मैं व्हाट अबाउटिज्म का कायल नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा है कि मैं बयानल मरसूस जाऊंगा आप पे, विच इज टू से कि आपका घर शीशे का है, आप हमें पत्थर नहीं मार सकते। तो द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान तो 140 पे आता है, इसलिए कि हम बता चुके हैं कि जो इंडिया लिंक्ड, इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के 90% से टेररिज्म से ज्यादा अकाउंट होल्ड करता है, BLA की सूरत में, TTP की सूरत में, तो पाकिस्तान में अगर बदअमनी है, पीस कम है, ये तो बात तो समझ में आने वाली है। लेकिन इंडिया में आखिर ऐसा क्यों हुआ, वहां पे वो 116वें नंबर पे क्यों है? एंड द आंसर, इसलिए कि वहां पे जो कुछ हो रहा है वो अनथिंकेबल है। वो करने वाले वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में हैं, और वो क्या करते हैं, वो क्रिश्चियन बच्चों को पकड़ के
गलियों में मारते हैं और जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। मुसलमान बच्चों को गलियों में मारते हैं और ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं कि उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है। ये भी वीडियोस लोगों ने देखे, ये विजुअल्स भी लोगों ने देखे। जब आपके बीजेपी के लीडर टीवी पे बैठ के कह रहे हों कि होल कुकी कम्युनिटी विल बी वाइप्ड ऑफ, वहां पे क्रिश्चियंस, खवातीन जिनकी माँओं और बहनों वाली इज्जत होनी चाहिए, उनको बेलबास करके, और बेलबास से मेरी मुराद कोई एक भी पीस ऑफ क्लॉथ उनके जिस्म पे नहीं, मुकम्मल तौर पे उनको परेड कराया जाए, उनको गलियों में मारा जाए, पीटा जाए। काउ विजिलेंटीज के ग्रुप्स बने हुए हैं, सिर्फ गाय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने पे लोगों को वहां पे मारा जाए, जिलाओ घिराव किया जाए, तो अमन क्यों आएगा वहां पे? पाकिस्तान में बदअमनी तो समझ में आती है कि अगर इंडिया बीच में से निकल जाए, पाकिस्तान में अमन आ जाएगा। आपके यहां बदअमनी क्यों है? हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर रैंक विच इज 116 आउट ऑफ 160? ना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ अता पता, कितने बने कितने बिगड़े, ना डेमोक्रेसी का कुछ पता। लोकतंत्र तो ऐसा है कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का तख्ता पलट, किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कोई एग्जाइल में और कोई जेल में। अगेन मैं व्हाट अबाउटिज्म का कायल नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपका अपना घर शीशे का है तो आपको पत्थर मारने से रोकना ये तो मेरा हक बनता है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा नहीं करता एंड सो फोर्थ? या फेयर एनफ, बिल्कुल ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें आपको ये लिस्ट नजर आ रही है? ये वो लिस्ट है जिसमें इंडियन पॉलिटिशियंस की असैसिनेशन हुई है, एंड इट स्टार्ट्स विद योर ओन महात्मा गांधी। जब गांधी को आप लोगों ने नहीं छोड़ा और उसके बाद आप 2023 तक ये देखते रहें कि ये कितने लोग हैं जो वहां पे कत्ल हुए और ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको किसी दूसरे मुल्क पे ये एतराज करते हुए कि वहां पे लोग अपनी जो उसका टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट का या प्राइम मिनिस्टरशिप का वो पूरा नहीं करते, जबकि आप उस मुल्क से हैं जहां पे आपके पॉलिटिशियंस अपनी सांसें भी पूरी नहीं करते। So don't put that on us. Yes, we have problems and we will resolve them. But who do you think you are to criticize Pakistan? Look at your ये हैरान हो लोग कि ये खुद को डेमोक्रेसी कहने वाले बंदे हैं, जो बंदा अच्छा नहीं लगा उसको वहां पे कत्ल, उसको वहां पे। गांधी से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, आज तक जारी है। ये है आप लोगों की असल तस्वीर, ये है वो आप लोगों का असल चेहरा जिसको देख के आपको शर्म करनी चाहिए बजाय इसके कि आप किसी दूसरे मुल्क पे अटैक करें। ऐसे में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था? 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। भगदड़ वहां हुई जहां रमजान के दौरान मुफ्त खाना बांटा जा रहा था। उसी समय की एक और खबर देखिए, खैबर पख्तूनवा में चरसड्डा में मुफ्त आटा बांटा जा रहा था, स्टैम्पीड हो गया, 1 की मौत, 8 इंजर्ड। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं, सोचकर देखिए। इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले साल 1775 में फ्रांस में फ्लावर वॉर्स हुई थी, आटे को लेकर वॉर्स हुई थी। क्या पाकिस्तान में भी तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाली? वेल, मैं तीसरी बार कहूंगा कि मैं व्हाट अबाउटिज्म वाला आदमी नहीं हूं। पाकिस्तानीज एक्सेप्ट जो पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम हैं, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि ये पत्थर कहाँ से आ रहा है। शीशे के घर से आ रहा है, तो चले शीशे के घर में आप रह तो रहे हैं, आपको आईना भी दिखा देते हैं। मार्च 2010 में एटलीस्ट 63 पीपल डाइड, जिसमें से आधे जो हैं वो तकरीबन बच्चे थे। वो एक स्टैम्पीड में उनकी जानें गईं इसलिए कि फ्री फूड बंट रहा था उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही मैं आपको दर्जनों किस्से और सुना सकता हूं, लेकिन वो सुनाने के बजाय मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन रफली स्पीकिंग कोई 22-23 करोड़ या 24 करोड़ तकरीबन इतनी है। इससे तकरीबन 3.5 या 4 गुना, यानी 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में वो हैं जिनको सिर्फ 5 kg ग्रेन्स, गंदम या चावल ये महीने के दिए जाते हैं, जो कि तकरीबन बनते हैं 500 से 600 कैलोरीज पर डे, जो कि रिकमेंडेड कैलोरीज हैं 2000 से 2500 कैलोरीज पर डे के हिसाब से। ये एवरेज में बता रहा हूं, ये उसका एक छोटा सा पोर्शन है जिस पे लोग वहां पे गुजारा करते हैं। और ये वो स्कीम है जो कि एक्सटेंड हो रही है इसलिए कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। यू नो व्हाट एल्स? द वायर ने
मई 2025 यानी कि कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो सेंसस डिले हुआ है इसमें 120 मिलियन यानी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के तकरीबन हाफ के बराबर ऐसे लोग हैं जिनको ये फूड ग्रेन भी नहीं मिल रहा। ये हालत है वहां पे। कैन यू इमेजिन दैट? वहां पे जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसका 69% कॉज मेल न्यूट्रिशन है। 30% से ज्यादा वहां पे बच्चे मेल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये इंडिया की हालत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें, 127 कंट्रीज में से 105 नंबर है आपका। हमारा भी इतना अच्छा नहीं है, पर एटलीस्ट वी आर ऑनेस्ट इनफ टू एक्सेप्ट के प्रॉब्लम्स हैं। हम इंडिया को ताने नहीं देते हैं, लेकिन इंडिया को भी ये ताने देने से पहले सोच लेना चाहिए कि उनके हालात क्या हैं। 105 आउट ऑफ 127, इतनी भूख है वहां पे। फिर आप कहते हैं इंडिया के पास बहुत पैसे हैं, ये है वो है। या श्योर, वो मोदी का एक मॉडल है कि ऊपर बहुत ज्यादा पैसे हैं और साथ ओलिगार्क्स टाइप एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें अमीर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट दे डोंट रिफ्लेक्ट इंडिया। मिसाल के तौर पे 2023 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 1% टॉप रिच एलीट जो है उनके पास इंडिया की 40% के लगभग वेल्थ है। 40%। और जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है इंडिया की उसके पास सिर्फ 3% है। तो जब कभी आपने फ्लावर वॉर के बारे में सोचा तो ग्रेन वॉर के बारे में भी सोचिएगा, राइस के बारे में भी सोचिएगा। ये 5-5 किलो पे जो आपने लोगों को रखा हुआ है इसके बारे में भी सोचिएगा। ये जो पूरी इंडिया की बॉटम 50% पॉपुलेशन है जिसके पास इंडिया के सिर्फ 3% जस्ट 3% वेल्थ है, इसके बारे में भी सोचिएगा कि कहीं ये अपराइजिंग ना करें, कहीं ये ना हो कि ये आप लोगों के जो अमीर लोग हैं उनको गलियों में पकड़ के मार ना रहे हों, कहीं सिविल वॉर इंडिया में भूख की वजह से ना आए। ये आप जरूर देखिएगा। ना जरूर राठी साहब, यहाँ पे मैं सिलसिले को खत्म करता हूँ। आपने बहुत से पॉइंट्स को मैंने एड्रेस किया। अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समझता है कि अमन मांगने से मिल जाता है। ये कमाया जाता है और ये ऐसा ही कमाया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आपने पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा वीडियो बनाया जिसमें आपने कोई इस तरह की फजूल हरकतें की, मैं इंडिया का और जो डेटा है वो खोल के सामने रखूंगा। अभी मैंने कम रखा है, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड इन योर नेक्स्ट वीडियो, नॉट नेसेसरी टू मी बट जनरली जो इस वक्त चल रहा है। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे पाकिस्तान भर से आपको जवाब मिलेगा। कोई आदमी आपको याद दिलाएगा कि आप लिबरल आदमी थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई आदमी आपको याद दिलाएगा कि भाई अमन की बात करें। कोई मेरे जैसा आदमी होगा जो आपसे कहे नहीं आप अमन की बात ना करें, हम ज़बरदस्ती आपके मुंह से अमन की बातें निकलवा लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसी हरकत करेंगे हम आपको और दिखाएंगे आपका चेहरा, आप दुनिया का, और आपका जो है वो आईना आपके सामने रखेंगे और आपका चेहरा दुनिया के सामने। और मैं भी अमन चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमन इस तरीके से आया करता है।